गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में देख रहे थे अध्याय 4 वायु के बारे में पढ़ रहे थे। आइए स्टार्ट करते हैं। मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग वायुदाब। वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ देखेंगे वायुदाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। वायुदाब यहाँ बोल रहा है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगाता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। हम क्या करते हैं, ये हमें ऐसे में अनुभव नहीं होता है, लेकिन जब हवा आती है तब हमें पता चलती है कि हम उनकी हवा के विपरीत में चल रहे हैं। हमें बल लगाना पड़ता है ना। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायुदाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के दाब द्वारा प्रभावित होता है। यह देखते हैं, ऊंचाई पर जाने पर क्या हो जाता है, हमारी भार घट जाती है। और वायु दाब पर क्षैतिज वितरण तिरछी किसी स्थान पर उपस्थित वायु के दाब द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर क्या होने लगती है, ऊपर उठने लगती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। और निम्न दाब कैसे होता है? बादल युक्त आकाश एवं नमी मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु कैसी होती है? ठंडी। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु कैसी होती है? ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह कैसी हो जाती है? भारी हो जाती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। यहाँ देखते हैं, भारी वायु निमज्जित होकर, यानी हम लोग यहाँ देखेंगे वायु क्या हो जाती है, वायु भारी हो जाती है। और मतलब बोलना चाहिए यहाँ, वायु भारी होने की वजह से क्या हो जाती है, वह निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। वह भारी हो जाती है, उच्च क्षेत्र बनाती है। यह निमज्जित कर तो होता है, डूबा हुआ, या फिर बोलना चाहिए वायु अधिक भारी हो जाने की वजह से उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। अधिक दाब होने के कारण यहाँ क्या होता है, आकाश स्पष्ट और स्वच्छ होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र के निम्न क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती है, गमन करती है, प्रवेश करती है, बोलना चाहिए। पवन क्या है? वायु
हवा देखेंगे। पवन किसे कहते हैं हम लोग? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं? पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं? पवन। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। हम हवा को तो देख नहीं सकते, लेकिन पेड़ पत्तियों पर दिखाई देती है बोला जाए, क्योंकि जब हवा चलती है तो पेड़ों की पत्तियां क्या होने लगती है? हिलने लगती है, उड़ने लगती है। यहाँ देखते हैं, आप पवन को काम करते देख सकते हैं। पवन क्या करता है? काम करता है बोलना चाहिए। जैसे पत्तियों को उड़ाता है और कुछ चीज़ों को उड़ा के ले जाता है, पवन का काम है। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। होता है ना ऐसे। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन होता है। बहुत ज़्यादा हवा चलने से उसके सामने से हवा आ रही तो उसी की ओर जाना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कठिन हो जाती है, हमें चलना, चल ही नहीं पाते। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन की छाता लेकर चलना आसान नहीं है। ऐसे होता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज हवा के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। जैसे हो गया, जब तेज हवा चलता है तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम जैसे हवा के विपरीत हमें साइकिल चलाना बहुत ही मुश्किल है ना। ऐसे ही कुछ और उदाहरण। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। इससे पहले हम इधर इस क्रियाकलाप को पढ़ लेते हैं हम लोग। तापमान को मापने की मानक इकाई क्या होती है? डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। कौन किया था? एंडर्स सेल्सियस ने। सेल्सियस पैमाने का 0 अंश सेल्सियस पर जमता है एवं 100 अंश सेल्सियस पर उबलता है। पानी की मात्रा 0 अंश होती है तो क्या होता है? वो बर्फ जम जाता है। और 100 अंश होता है तो पानी की मात्रा क्या होने लगती है? उबलने लगती है। हम देखेंगे, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायुदाब भी नहीं है। हमें पता है क्योंकि वहाँ कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते, वहाँ वायु नहीं होती है और वहाँ वायुदाब भी नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त शिराएं क्या हो सकती हैं? फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। यदि वह व्यक्ति जो चांद पर जाता है वह एक अंतरिक्ष पोशाक नहीं पहनने से हवा के विपरीत जाने से क्या हो सकता है? उनकी जो रक्त शिराएं हैं वह फट सकता है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। पवन का नाम क्या होता है? उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाले पवन को क्या कहते हैं? पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी या पछुआ पवन। अब पढ़ेंगे हम लोग पवन के प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं? 3 प्रकार देखेंगे हम लोग। स्थायी पवन
स्थायी पवन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। क्या है? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन, पश्चिम और पूरब से आने वाली पवन क्या है? स्थायी पवन है। यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। कहाँ कहाँ से? पश्चिम और पूर्व से। सेकेंड नंबर है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा क्या करती रहती है? बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवन, थर्ड नंबर, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर में सवा। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। कहाँ कहाँ से? भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। यहाँ देखिए प्रमुख वायुदाब की पेटियाँ। उच्च दाब है 90° और यहाँ पर है अधो ध्रुवीय निम्न दाब 60। ये है उच्च दाब और निम्न दाब के बारे में बताया है। अब देखेंगे हम लोग चक्रवात, प्राकृतिक आवेश। चक्रवात मनुष्य के द्वारा नहीं किए जाते हैं, या क्या है? एक प्राकृतिक है ना। भारत में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। जैसे हम लोग ऐसे में भी देखते हैं, पानी क्षेत्र में नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र में देखते हैं, कभी कभी चक्रवात के रूप में बड़ी तूफान उठती है, तो वह भी एक प्राकृतिक चक्रवात है। तो उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में क्या मचाई? तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियाँ हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाले पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को क्या कर दिया? उखाड़ दिया, और कच्चे घरों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। देखिए यहाँ 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र गति से चलने वाली पवन ने पेड़ों को क्या कर दिया? उखाड़ दिया, और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी क्या हो गई? उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से क्या हो गई? कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में क्या आ गई? बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवन के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर कितने किलोमीटर तक आ गई? 20 किलोमीटर तक आ गई। देखिए, और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। जब चक्रवाती तूफान उठी थी तो वह कितने किलोमीटर तक निकल गई? 20 किलोमीटर बाहर आ गई, और वहाँ जहाँ तक 20 किलोमीटर हुआ वहाँ तक क्या हो गया? तबाही मच गई। वहाँ भयानक खतरा हो गया, बोलना चाहिए, नष्ट हो गई वहाँ की। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई।
जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से क्या हो गई, नष्ट हो गई। पच्चीस अक्टूबर 1999 को, कब, 25 अक्टूबर 1999 को पूरी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। कब हुआ था यह चक्रवात उठा था? 22 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसमा एवं बालीकुड़ा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस चक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र क्या हो गए, नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोडार के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल भी क्या हो गए, लुप्त हो गए। यह चक्रवात की बर्बादी क्षेत्र है ना, वहाँ चक्रवात आने से बड़ी मात्रा में वहाँ की तबाही बर्बाद हो जाती है। लोगों के और धन, फसल और पशु, जीव जंतु ये सब नष्ट होने की संभावना रहती है। अब पढ़ेंगे आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। यहाँ देखते हैं, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा होती है तो उसे क्या कहते हैं, आर्द्रता। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारणा करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और असहज महसूस करते हैं। आर्द्र के दिन मतलब ठंडी के दिन में हमारे शरीर से जो पसीने निकले रहते हैं वह जल्दी नहीं सूख पाता और जैसे हम लोग कपड़े सुखाए रहते हैं वह भी लेट से सूखने लगता है। हम देखेंगे जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाती हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो क्या होने लगता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों को एक समूह होता है। बादल क्या है, इन्हीं जल बूंदों की एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर नहीं सके
तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है, वर्षा के रूप में। यह भारी होने की वजह से वायु में नहीं तैर पाती है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि वर्षा क्यों होती है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, मतलब वायु में जब जल की बूंदें भारी हो जाती हैं और वायु में तैर नहीं सकती है, तब वर्षा के रूप में वह नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं आकाश में, है ना, कौन सी हवाई जहाज होती है, जेट हवाई जहाज। जब वो जहाज चलती है तो पीछे सफ़ेद पट्टी की तरह, यहाँ सफ़ेद पथ यानी रास्ता, वो क्या करती है, चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। मतलब इनके इंजनों से जो निकलती है, जो धुआं बोलना चाहिए, वह क्या हो जाती है, नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देता है, रास्ते के रूप में। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है, वर्षा। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी बासरों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। यहाँ देखते हैं, जब पहाड़ी बासरों से, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों से पेड़ काटे जाते हैं, तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से, मतलब पहाड़ों से क्या हो जाता है, नीचे बहता है, पहाड़ों पर नहीं रुक पाता। यानी जैसे पहाड़ों से जब पानी उतरती है तो नीचे सीधे उतर जाती है, एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं। वर्षा के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। और हम लोग पीछे पढ़े किसके प्रकार थे, पवन के। कौन कौन से पढ़े थे हम लोग, पवन के 3 प्रकार हैं और वर्षा के भी 3 प्रकार हैं। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, तो वर्षा के और पवन के तीनों प्रकार को याद रखना है। पवन के 3 प्रकार क्या क्या है, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। के पवन के प्रकार हो गए। अब वर्षा के प्रकार देखते हैं हम लोग। संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा, ये हो गया वर्षा के प्रकार। संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। यहाँ दिखाई दिया है, देखिए, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनी वर्षा। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। यहाँ देखते हैं हम लोग, पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा का होना अति महत्वपूर्ण है। इसे धरातल को क्या रखता है, ताज़ा रखता है और धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है, मिलता है। यदि वर्षा कम हो जाता है तो जल की कमी से क्या हो जाता है, धरातल सूख जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होता है तो क्या हो जाता है, वहाँ बाढ़ आ जाता है। यहाँ हम लोग देखते हैं वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। वर्षण के दूसरे रूप कौन कौन से हैं, हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला। बच्चों, हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। हम देखेंगे हम लोग, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा वायु के बारे में। वायु के प्रकार पढ़े, वायु दाब पढ़े,
तापमान पढ़े, वायुमंडलीय संरचना पढ़े हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग लेसन 5 अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है? जल। स्टार्ट करते हैं। थलशाला, यह छोटे घर के पौधे रखने की कृत्रिम अहाता होता है। थलशाला जल के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यदि जल नहीं होता, यदि पानी नहीं होता तो हमारा जीवित रहना संभव होता क्या? नहीं, है ना, क्योंकि जीवित है तो जल का होना भी अति आवश्यक है। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जल प्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश रहते हैं। बच्चे वर्षा से, यानी वर्षा के दिन में अधिकतर देखा जाता है, बच्चे क्या करते हैं? पेज को फाड़ करके, है ना, कागज की नाव बनाते हैं और पानी में क्या करते हैं? नाव को तैराते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है, यानी उड़ जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। यह देखते ठंडा होने पर जलवाष्प क्या हो जाता है? संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्रों पर आ जाता है। हम देखेंगे आगे। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरीय, वायुमंडल एवं धरती के जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसको क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। वायुमंडल एवं धरती के बीच क्या करता है? ये रहा, है ना, ये तो चक्कर लगा रहा है, उसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। यहाँ क्या बोल रहा है? देखिए, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत की सिंचाई के लिए कर रहे, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। आप लोग बच्चों, आज के लिए इतना ही, ये भी रह गया। तो बचा पैराग्राफ कल अगले दिन पढ़ेंगे। और आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है नागरिक शास्त्र से, अध्याय 2 का है। यहाँ देखेंगे हम लोग 1, 2, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 2, किसी भी राज्य को विधानसभा के चुनाव के लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में क्यों बांटा जाता है? छत्तीसगढ़ की विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों
कितनी सीटों की आवश्यकता होगी। यह नागरिक शास्त्र खंड से है और आप लोग होमवर्क करके समय पर मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।